नमस्कार। आज के अपने इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो कोर्स है, कोर्स कोड 2007, उसकी लैब 4 ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था, पिछली जो हमारा क्लास थी, उस सेशन में हमने ई गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी। ई गवर्नेंस क्या है, क्यों जरूरी है, कितने प्रकार के ई गवर्नेंस होते हैं। तो मेनली हमने 4 प्रकार के ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था। ई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू जी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जी टू सी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी टू बी, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, जी टू ई। ठीक है, तो इनके बारे में हमने अपनी पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने देखा, और आज इस क्लास में हम जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो हम कह सकते हैं कि टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड बिजनेस। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए, हमारी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके लिए, और जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके लिए गवर्नेंस को आसान बनाना, उसके लिए सरकारी कार्यकाज को आसान बनाना, ये कहलाता है आपका पहला ऑब्जेक्टिव है ई गवर्नेंस का। देखिए, हम ई गवर्नेंस में जो भी करते हैं वो ई गवर्नेंस में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो सरकारी कार्य हैं, सरकारी काम है, उन सरकारी कामों को आसान तरीके से कर सके। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम कह सकते हैं कि टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट। बहुत जरूरी है, आज हर जगह हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आरटीआई भी ट्रांसपेरेंसी के लिए आया। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, हमें पता चले, हमें ये पता हो कि भाई हो क्या रहा है, हर किसी को पता है, किसी को जानकारी हो कि सरकारी काम में क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, सरकारी कामकाज जो होते थे वो सरकारी कामकाज में लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें कोई बताता नहीं था, उनके पास कोई जानकारी हासिल करने का जरिया नहीं था, ऑफिस में जाके वो लोग देख नहीं सकते। तो आजकल क्या हुआ, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो भी हमारे सरकारी कामकाज हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आरटीआई लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन, और आरटीआई के बाद में हर विभाग को अपनी बेसिक जानकारी जो है, काम की लिस्ट जो है, वो अपनी वेबसाइट पे प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ठीक है, जो कि एक आम आदमी को जानना जरूरी है। या आम आदमी जिसको जानने का इच्छुक हो सकता है, वो जानकारी उन्हें अपनी वेबसाइट पे प्रदर्शित करने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है कि भाई कोई जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो। ठीक है, ई गवर्नेंस है, हमने वेबसाइट के माध्यम से फाइल को मूव करवाना शुरू किया। ठीक है, जब भी कोई अपनी टेबल से फाइल अगली टेबल पे भेजेगा, जब भी कोई आदमी एक फाइल को एक अपने पास से किसी दूसरे अधिकारी के पास भेजेगा, तो वो ऑनलाइन उसकी एंट्री कर देगा। मान लो कि भाई मैंने इतनी तारीख को इस फाइल को आगे भेज दी है, फिर अगले अधिकारी के पास जब वो काम वो कर लेगा उस फाइल का, तो अगले नेक्स्ट को जब भेजेगा तो वो भी अपने यहाँ पर ऑनलाइन एंट्री कर देगा कि भाई मैंने ये वाली फाइल इतने बजे इतनी तारीख को इस आदमी को आगे भेज दी है। तो कल को कोई भी देख सकता है कि कौन सी फाइल कितने समय तक किस अधिकारी के पास रही। तो जिम्मेदारी आ गई यहाँ पर। कल को अगर कोई आदमी एक फाइल को अपने पास बहुत वक्त तक दबा के अपने टेबल पे पेंडिंग रख सकता है, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये वाली फाइल को आपने इतने दिनों तक अपने पास क्यों रखा। ठीक है ना, तो ये होगी जिम्मेदारी तय करना। तो ऐसा कोई अगर सिस्टम आ जाए, अब देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में कोई ये कह भी नहीं सकता कि मेरे पास नहीं थी या इतने वक्त तक आई नहीं, या
मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि ऑनलाइन दिखा रहा है कौन कौन सी फाइल उसके पास है और किसने भेजी है और कब भेजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जिम्मेदारी जो है वो तय कर सकते हैं अगर हमारा ई गवर्नेंस सिस्टम का प्रयोग हम करते हैं तो। ठीक है, टू रिड्यूस करप्शन इन गवर्नमेंट, भाई आज मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कोई सरकारी अधिकारी हैं आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कोई करप्शन कर दिया और कल को जो है उसके ऊपर कोई जांच आती है तो वो उन जो ऑफिशियल पेपर हैं, कई बार तो हो सकता है फाइल ही गायब कर दें, फाइल ही हटा दें, फाइल को जला दें, तो कोई प्रूफ नहीं मिलेगा उनको, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें, जो जांच अधिकारी हैं उनको कोई प्रूफ मिलेगा ही नहीं अगर फाइल ही पूरी की पूरी उन्होंने गायब कर दी। तो अगर ये आपका ई गवर्नेंस है, अगर आपका सब कुछ फाइल जो पूरी की पूरी फाइल जो है वो ऑनलाइन है, तो इसको कोई रिमूव कर नहीं सकता, क्योंकि वो उनके फिजिकली उनके हाथ में है ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसलिए वो उन फाइल को डिलीट कर नहीं सकते, तो उनको डर रहेगा कि अगर कल को कोई हमने गलत काम किया और कल को कोई जांच आ गई तो उसमें हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये फाइल खुलेगी और ये फाइल सब कुछ बयां कर देगी कि इसमें क्या क्या गड़बड़ हुई है। तो इस तरीके से करप्शन जो है वो कम हो सकता है गवर्नमेंट में। टू एंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमने बिजली का कनेक्शन लेना है, हमें पानी का कनेक्शन लेना है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम नगर पालिका से हमें परमिशन लेनी है। तो हम एक काम करने गए बिजली कनेक्शन के लिए, तो बिजली कनेक्शन के लिए ऑफिस में गए, वहां पर हमारे पहले दिन गए जैन साहब नहीं मिले, दूसरे दिन गए वहां जो एलडीसी बाबू हैं वो नहीं मिले, तीसरे दिन गए तो अय्यन साहब नहीं मिले। तो कहने का मतलब ये है कि 3 बार 3 चक्कर, और ऑफिस हमारे बगल घर के बगल में हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इन सब कामों को तेज करने के लिए अब क्या किया गया, ऑनलाइन सुविधा दे दी कि भाई आप ऑनलाइन जो है अपने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब जब हमने ऑनलाइन अप्लाई आज किया तो वो हमें वहां ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो अपने आप से ही जो संबंधित अधिकारी हैं बिजली विभाग में उनके पास पहुंच जाएगी, और वो फिर उस अपनी रिक्वेस्ट को देखकर उसके आधार पर निर्णय अपना ले पाएंगे कि भाई हाँ ये रिक्वेस्ट आई है, इस रिक्वेस्ट पे जब भी वो अपनी ऑफिस में आएंगे तो वो ऑनलाइन देख लेंगे कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई, फिर उनके पास उन्हें अप्रूव या रिजेक्ट जो भी करना होगा, जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय ले लेंगे। तो कहने का मतलब हमें जाना नहीं पड़ा, अधिकारी को भी एक जगह बैठकर और पूरी फाइलें देखने के बजाय उन्होंने ऑनलाइन ही सबकी रिक्वेस्ट उन्हें मिल गई, तो वहां पर बैठ के एक एक 1 बाय 1 करके वो उन रिक्वेस्ट के ऊपर अपना एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि काम जो है वो क्या हो गया, तेज हो गया, स्पीडी हो गया। टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेस, प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस। देखिए आजकल क्या है, आपने ई कॉमर्स सब यूज करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब क्या है, हमने यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन अपना ऑर्डर कर दिया, 1000 उनके स्टोर में 1000 कपड़े हैं, 1000 तरह के शर्ट हैं, उन शर्ट में से देखा अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको हमने मंगा लिया ऑनलाइन घर बैठे बैठे। 2-3 दिन बाद में वो शर्ट हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा, घर पे आ जाएगा कुरियर से। वरना क्या होता, हम जाते बाजार में 10 दुकानों में घूमते, 10 दुकानों में भी पता नहीं कि दुकानदार हमें सारे शर्ट दिखाता कि नहीं दिखाता, अगर हम नहीं लेते तो दुकानदार थोड़ा नाराज भी होता है कि इतने शर्ट आपने देख लिए और लिया भी नहीं। हम पे भी एक प्रेशर होता है कि भाई इतने शर्ट देख लिए हैं यार, अब कुछ ना कुछ तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ई बिजनेस जो है, ई बिजनेस में क्या हुआ, आसान हो गया काम। और जैसे सरकारी काम जो बिजनेस में होते हैं, कहीं टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, परमिशन लेनी है किसी विभाग से,
तो ये सब काम ऑनलाइन होने से क्या हुआ कि इन ऑफिसेज के चक्कर लगाने से एक व्यापारी बच गया और काम जो है वो जल्दी और आसान हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखिए, इन ई गवर्नेंस आया है, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि भाई ई गवर्नेंस से ये हो जाएगा, ई गवर्नेंस से आपको ये फायदा है, वो फायदे हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन हर चीज के कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है ई गवर्नेंस से? पहली जो प्रॉब्लम है वो तो है कंप्यूटर लिटरेसी। कई बार आपने भी देखा होगा सरकारी ऑफिस में जो पुराने लोग हैं जो कि कंप्यूटर के इतने जानकार नहीं है, उनको काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, वो धीरे धीरे कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं, और अगर कोई गड़बड़ आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो वो उन्हें ठीक भी जल्दी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर की उतनी नॉलेज नहीं दी हुई होती है, उतनी ट्रेनिंग उनके पास नहीं होती है। तो कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर शिक्षा जो है, कंप्यूटर की जानकारी जो है, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है ई गवर्नेंस को पूरी तरीके से अप्लाई करने में। फिर है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट और कंप्यूटर्स। कई गांवों में और कई रिमोट लोकेशन, कई दूर दराज इलाकों में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते हैं, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे ई गवर्नेंस का फायदा उठाएं? कंप्यूटर नहीं है गांवों में, हमारे पंचायत में अभी तो सब जगह इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दूर दराज के एरिया अभी भी इस सुविधा से वंचित हो, तो वहां पर ई गवर्नेंस को कैसे अपनाया जाए? ई गवर्नेंस फिर है, ये एक दूसरी समस्या होगी हमारी। तीसरी समस्या क्या हो सकती है? ई गवर्नेंस रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, कि भाई घर बैठे बैठे ही सब काम कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लोगों से आपस में मिलना जुलना हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? उससे भी समाज में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ह्यूमन का जो इंटरेक्शन, आदमियों का जो आपस में बोलचाल है, आपस में मेल मिलाप है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चौथी जो प्रॉब्लम है, इट गिव्स राइज टू रिस्क ऑफ पर्सनल डेटा थेफ्ट एंड लीकेज। अगर मान लीजिए जो वेबसाइट है, जो हमने अपना सिस्टम बनाया है ई गवर्नेंस के लिए, वो सिक्योर नहीं हुआ, अगर वो अच्छा सिक्योर नहीं हुआ, उसकी सिक्योरिटी अच्छे से नहीं प्रदान की गई है, उसमें सिक्योरिटी अच्छे से नहीं दी गई है, तो हमारा जो पर्सनल डेटा है, सिटीजन्स का पर्सनल डेटा, कॉन्फिडेंशियल यानी जो जिसको हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, वो डेटा हमारा थेफ्ट हो सकता है, चुरा लिया जा सकता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि एक जो है वेबसाइट का अपना डेटा जो है लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसे डिस्क्लोज कर दिया, यानी उसे दूसरे लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको अगर सिक्योरिटी पूरी तरीके से ना दी गई हो वेबसाइट को, सिस्टम को, तो वो डेटा जो है दूसरे लोगों द्वारा चुराया जा सकता है। ठीक है, हैकिंग का नाम सुना होगा आपने, तो हैकिंग के द्वारा लोगों का पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। फिर ये भी समस्या हो सकती है कि ई गवर्नेंस लीड्स टू ए लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई द सर्विस प्रोवाइडर कैन इजीली प्रोवाइड एक्सक्यूजेज। कई बार होता है ना, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, आज तो सर्वर नहीं चल रहा है, कई बार बैंक में जाते हैं, आज सर्वर नहीं चल रहा, आज इंटरनेट नहीं चल रहा, तो काम नहीं हो पाएगा। तो अधिकारियों के, हालांकि हमें क्या पता कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, सर्वर कोई डाउन है भी कि नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या या इसका ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि अधिकारी जो है ये बहाना बनाकर, सिस्टम का बहाना बनाकर हमें टरका सकते हैं कि भाई आज आपका काम नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक समस्या है ई गवर्नेंस में। तो ये समस्याएं हमने देखी, और क्या क्या फायदे हैं वो ई गवर्नेंस के हमने यहाँ देखे, क्या ऑब्जेक्टिव हैं ई गवर्नेंस के वो हमने यहाँ पर देखे। फिर हम बात करते हैं ई गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ई गवर्नेंस का क्या मतलब है, और ई गवर्नेंस के लिए कौन कौन से स्टेप इंडिया में लिए गए हैं, भारतीय सरकार द्वारा लिए गए हैं। ये सब हम अपने जो अगला सेशन होगा उस सेशन में इन सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे।
और अभी ऑब्जेक्टिव जो है इसका सबसे बड़ा एक ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो देखिए, एक तो ट्रांसपेरेंसी की हमने बात करी, ट्रांसपेरेंट करने के लिए सिस्टम को। दूसरा हमने एक बात, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है आजकल देखिए सभी सिटीजन्स का बैंक खाता खुलवाना जरूरी है, कंपलसरी कर दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाई कि भाई हर किसी का खाता बैंक में होना चाहिए। और नरेगा जो चलता है हमारे यहाँ, रोजगार स्कीम जो है नरेगा की, नरेगा में पहले जो ठेकेदार होता था वो लोगों को कैश देता था, पैसे देता था। अब वो सिस्टम बंद हो गया, यानी सरकार ठेकेदार को देती, ठेकेदार अपने कर्मचारियों को देता, जो कर्मचारी मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं उनको देता। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आता है। तो यानी कि वो बीच में घपलेबाजी जो होती थी, करप्शन जो होता था, बीच के लेवल के आदमी जो करते थे, वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब सीधे खाते में पैसा आ रहा है, खाते में कम दे नहीं सकता, क्योंकि अगर खाते में कम आ गया तो वो उस पर केस हो जाएगा कि भाई आपने इन कर्मचारियों को खाते पे कैसे कम पैसा कैसे दिया। जबकि अगर कैश देता तो वो कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वो तो कह देगा, साइन करवा लेगा कि भाई हमने इतने पैसे आपको दिए हैं, डरा धमका के। लेकिन अब तो वो कोई सीन है ही नहीं। तो इस तरीके से ई गवर्नेंस जो है वो करप्शन में और ट्रांसपेरेंसी में एक बहुत बड़ा रोल लेके आई है, बहुत बड़ी एक क्रांति की कह सकते हैं लेके आई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अकाउंटेबल होगी चीजें। हमने कोई एक एप्लीकेशन आज मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आज अप्लाई किया, तो जाति प्रमाण पत्र आज हमने ऑनलाइन ईमेल के द्वारा अप्लाई कर दिया, तो जो हमारे अधिकारी हैं जिनको अप्रूव या रिजेक्ट करना है, उनके पास अब वो अकाउंटेबल, वो जिम्मेदार हो गए। उनको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कि भाई इतने दिनों में आपको या तो इसे अप्रूव करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हम कह सकते हैं कि हमने इतने दिन पहले अप्लाई किया, अभी तक क्यों नहीं हुआ ये काम। ठीक है, तो एक जिम्मेदाराना जो रूप है वो इसके एक बहुत बड़ा फायदा निकल के आया है ई गवर्नेंस का। तो ये सब चीजें हैं ई गवर्नेंस से। ई गवर्नेंस का प्रयोग करके हम इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई अच्छी चीज आती है तो उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो ये इसके नुकसान है कि भाई आज के दिन नुकसान क्या, इसकी कमियां कहेंगे इनको कुछ कि कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है और इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है हर किसी के पास में। तो ये सब थोड़ी कमियां हैं और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस अच्छी की तरफ हो रही है। और आगे भी देखेंगे किस तरीके से ई गवर्नेंस का प्रयोग करके एक सिटीजन को क्या क्या फायदे हुए हैं, कितने फायदे हुए हैं, और आगे इसमें किस तरीके से ई गवर्नेंस का प्रयोग और ज्यादा बढ़ाकर सिटीजन्स को हम और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। और जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगले सेशन में हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस इंडिया में आज क्या चल रहा है, ई गवर्नेंस को लेकर कौन कौन से कार्य हुए हैं ई गवर्नेंस से संबंधित हमारे इंडिया में, ये हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।